The Prime Minister was in Singur today for the second leg of his West Bengal visit, where he launched a scathing attack at the ruling Trinamool Congress government and Chief Minister Mamata Banerjee. Slamming the Trinamool Congress, Prime Minister Modi took a Jungle Raj jibe at Mamata Banerjee, saying it's time for Bengal to bid farewell to the Trinamool Congress. He also raked up the issue of infiltrators, claiming that the Guspetias in the state were Trinamool Congress's vote bank and that the BJP would drive out all illegal migrants. The Trinamool Congress, meanwhile, countered the Prime Minister, telling him to focus on fulfilling the promises he made rather than Mamata Banerjee. सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। क्या कहा जा सकता है मोदी जी के बारे में? वो ट्रेन ही चालू करवा सकते हैं, इसके अलावा दूसरा उन्होंने किया क्या है? ऐसा कुछ बताएं कि उन्होंने क्या किया है। वो भी स्लीपर कौन से, विदाउट एसी? क्या लेबर क्लास है यहाँ बंगाल के लोग? आपने क्या समझा हुआ है? क्या यहाँ भद्रमानुष लोग नहीं रहते? बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। और आप ममता बंदोपाध्याय पे बार बार निशाना लगाते हैं, लेकिन कम से कम अपने ऊपर तो देख लीजिए। अपने वादों के बारे में तो बताइए। 2-2 करोड़ नौकरी हर साल का, 15-15 लाख हर अकाउंट में आने का, काला धन वापस लाने का। कहाँ क्या हुआ? 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनाने थे हर साल, वह भी 14,000 करोड़ रुपए खर्च करके आपने उसको बंद कर दिया। तो इन सब चीज़ों का जवाब देते नहीं हैं। आएंगे कुछ से कुछ बोलेंगे, बिना तथ्यों के बोलेंगे। And earlier, the Prime Minister was in Assam, where he performed the Bhumi Pujan for the ambitious Kaziranga Elevated Corridor project, a 6,950 crore national highway initiative set to transform connectivity in the state, marking what's being described as a golden era for the Northeast. Addressing the public, the Prime Minister took a sharp dig at the Congress, saying the party's negative politics and Guspetia Bachao approach have been repeatedly rejected by voters. On the other hand, he highlighted the BJP's track record and also spoke of the government's mega infrastructure push in Assam. The Congress, however, dismissed the Prime Minister's charge, saying that protecting borders is the responsibility of the central government. लेकिन आप जरा ये भी सोचिए साथियों कि कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया। सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया। कांग्रेस ने दशकों तक
असम में सरकारें बनाई। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। बिहार में भी इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली। आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। कहीं अगर घुसपैठ हो रहा है तो इसकी जवाबदारी किसकी है? हम पाकिस्तान से आते हैं घुसपैठिए, वहां लगातार मीडिया में आती है बातें, लगातार। कौन उसको चेक करता है? पंजाब और हरियाणा का मुख्यमंत्री करता है या जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री करता है कि हमारी सेनाएं और अर्धसैनिक बल करते हैं? और उसकी जवाबदारी किसके पास है? अर्धसैनिक बलों की गृह मंत्री जी के पास, सेनाओं का रक्षा मंत्री जी के पास, और इन सब का काम कौन देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हैं। तो घुसपैठ हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी होने दे रहे हैं, गृह मंत्री जी होने दे रहे हैं और रक्षा मंत्री जी होने दे रहे हैं। ममता बनर्जी तो अंदर बाद में आती है। In other news, a second round of CBI summons for TVK Chief Vijay. The controversy over the Karur stampede continues to simmer, with the CBI issuing fresh summons to the actor turned politician. TVK Chief arrived in Delhi to appear before the CBI on Monday morning, following the fresh summons in connection with the ongoing investigations into the stampede that claimed 41 lives. Now, he had previously appeared at the CBI headquarters in Delhi on the 12th of January, where he was questioned for over 6 hours about the tragedy. Superstar and TVK Chief Vijay has landed in Delhi because tomorrow he will have to appear for the CBI investigation under the Supreme Court supervision about the entire his connection with the Karur stampede that took place during TVK's political rally last year in September. Remember that this rally claimed the lives of almost because of poor crowd management, there was this entire stampede that claimed the lives of 41 people, leaving almost 60 people completely injured. And the CBI is investigating Vijay's role in organizing this event and how him being this huge superstar, he had arrived very late to that rally, almost 6 to 7 hours late, and that sort of allegedly fueled the poor crowd management issues. And we understand that on January 12th, the first questioning took place. The CBI had questioned and probed Vijay for almost 6 hours, and then Mr. Vijay had asked for a postponement because of the Pongal celebrations. And tomorrow at around 11 o'clock, there is likely going to be the second part of the grilling regarding his connection with the Karur stampede. The police have registered a case and launched a probe after a 27-year-old software engineer died in Greater Noida due to alleged administrative lapses at an under-construction mall. Yuvraj Mehta lost his life after his car plunged into a water-filled basement late at night. Police say dense fog and low visibility caused him to lose control near a road turn where the construction pit was left open without any barricades or warning signs or lighting. Rescue teams including police, fire brigade and NDRF arrived at the spot, but deep water and poor visibility delayed the operations, and after hours of search, Yuvraj was tragically found dead. There was a heroic rescue attempt made by a Flipkart delivery
delivery agent Moninder, who tied a rope around his waist and jumped into the drain to save him. Locals allege this was not the first accident at the site. Authorities have assured strict action after the probe. There was also a candlelight vigil that was held. An innocent life at sectors 150 of Greater Noida has been lost due to the negligence of the Noida authority. And now the residents of that particular society, Park, Eureka Park, are in fact marching towards the spot. As you can see, the candle march has been taken part over here. Well, we'll certainly talk to some of the residents who were in fact the neighbors of Yuvraj. Sir, what has gone wrong? Because we have seen that you have been giving multiple complaints to the Noida authority as well. क्या कहना चाहेंगे इस बारे? सर वही डेट्स पे डेट मिलती रहती हैं, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर भी जब युवराज गिरा है, अभी एक दिन पहले ट्रक गिरा है, तो उसकी वजह से जो हुआ, मतलब अगर उस टाइम पे पता चल जाता तो हो जाता। मेरे ब्रदर इन लोग का एक्सीडेंट भी हुआ था, उनकी भी गाड़ी पलट गई थी, लकीली उनको कुछ हुआ नहीं। बट अगेन ये इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं, बहुत फोक है, डिवाइडर सही है, बहुत अगेन डेवलपमेंट ही तो मांग रहे हैं हम। ये प्रीमियम सेक्टर है, आप बोर्ड देखिए जगह 3.5 करोड़ के फ्लैट है यहाँ पर, लेकिन एक बेसिक लाइट्स नहीं है। आप लात में आके देखिए, लाइट्स नहीं है यहाँ पर, नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। आप लिटरली लगता है कि जंगल में रह रहे हैं। ये क्या है? ये स्पोर्ट सिटी है ये। किसी को लगता नहीं यहाँ पे मोबाइल टावर्स नहीं है। अगर इमरजेंसी में कोई कॉल करना चाहे तो हमारे कॉल्स नहीं लगते। कितनी बार हमारे डिलीवरी एजेंट, कितनी बार हमारे गेस्ट इधर उधर हो जाते हैं, हम रास्ता नहीं बता कि अगर नेटवर्क ही नहीं मिलेगा अपनी जान कैसे बचाएगा। मेरे ब्रदर लोग जब गाड़ी पलटी उनकी, बहुत देर तक पड़े रहे, उल्टा पड़े रहे वो, दे कुडंट डू एनीथिंग, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। कोई साइड में कोई बाइक जा रहा है तो बचा लिया उन्होंने, अदरवाइज दे कुडंट डू एनीथिंग। And a father's desperate fight to save his son. Yuvraj Mehta's father says his son survived for nearly 2 hours. Remember, he called his father to say he had got trapped in the water, that he was stuck atop his sinking car, and flashing his phone for help. Rescue teams arrived, but resources fell short. Yuvraj kept pleading, "Papa, mujhe bacha lo." Could you please narrate कि क्या कुछ हुआ उस समय जिस वक्त आपके बेटे स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी गाड़ी जब उस गड्ढे में गिर गई? He was crying for help continuously and indicating his mobile torchlight to exactly displays the exact location where he is. He also told me over the phone that he is on roof of that car. He cleverly escaped from the inside of the car and came on the roof and lied on that roof so that there should not be any unbalanced position. क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ बैरिकेडिंग्स इरेक्ट नहीं किए गए थे, नेटवर्क के काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पर बताई जा रही है। बहुत सारे लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं पुलिस के पहुँचने के बावजूद भी उस वक्त पूरी नहीं हो पा रही थी इस वजह से। Right. I tried to call many people for help, but it could not happen. Very hardly I could connect few people, but that could not be communicated properly and the help could not come well in time. It came but delayed. सर, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि किस तरीके से आपके बेटे, आप बता रहे 27 साल के थे और बहुत मेहनत से उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद उन्होंने अपना जॉब जो है वो लैंड किया गुरुग्राम में। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि काफ़ी पेनफुल समय हम देख रहे हैं कि आपके परिवार वाले भी यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए हैं। Yes, I have lost a very valuable constituent of my family. So it is irreparable and I cannot forget this incident. Moninder, the Flipkart agent who tried to save Yuvraj by jumping into the water, told NDTV that the fire brigade officials lacked the willpower to enter the drain at night. He also said an accident had taken place here similarly just 10 days ago. क्या कुछ बताएंगे किस तरीके से पूरी घटना हुई? जी, उस दिन 16 तारीख की रात की बात है। धुंध बहुत ज़्यादा थी, धुंध के कारण गाड़ी सीधा मोड़ से सीधा मुड़ने की जगह वो सीधा दाग गया नाले में। ठीक है जी, दागने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल की कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ, लेकिन मुझे बचा लो आके। पिताजी आए थे, फिर पिताजी ने आके यहाँ पे पुलिस वगैरह पे कॉल की, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी। ठीक है जी, पुलिस के 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, जो कि उनके पास सुविधा थी, सारी बचाने की सुविधा थी। लड़का, सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं तो। फायर ब्रिगेड वाले चाहते तो लड़के को बचा सकते थे,
क्यों? लड़का उस टाइम 20 से 25 कदम की दूरी पे गाड़ी पे खड़ा होके ये बोला था, भाई ये रहा मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ आपके, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन लड़के को कोई बचाने अंदर नहीं गया, बोले थे ये बेसमेंट है, इसमें सरिया है, हमारे सरिया लग जाएंगे, हम इसमें बहुत ठंडा पानी है। मगर तो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ कम से कम 1.5 घंटे बाद, 11:15 बजे गाड़ी गिरी हुई, मैं आता हूँ 1:35-40 में यहाँ आ गया था। मेरा ऑर्डर भाजा था ली ग्रांड का, मैं फ्लिपकार्ट ग्रोसरी में ड्यूटी करता हूँ, ठीक है जी। मैंने देखा जी वो नहीं जा रहे थे, बिल्कुल नहीं जा रहे थे अंदर, उनको हिम्मत नहीं थी। मैं कहा तुम आओ जल्दी से जल्दी आओ बाहर, मैं जाता हूँ। मैंने तुरंत कपड़े उतारे, सेफ्टी जैकेट पहन के रस्सा बांध के कमर से मैं सीधा दाग गया। कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले से भी बैरिकेडिंग्स नहीं लगाई गई थी, ये सब अभी यहाँ पर लगाया गया है जब ये हादसा हो गया। अब मैं बताऊंगा जी, 15 ये जो दीवार टूटी हुई है, 15 दिन पहले ट्रक गिरा था रात को यहाँ से। ट्रक का ड्राइवर भी मैंने ही बचाया था रात को। देखा मैंने कि वो ट्रक का ड्राइवर अटक गया, ट्रक वो नीचे दाग गया। उन्हें सोचा जमीन है नीचे, लेकिन नीचे पानी था, उसमें दाग गया वो। फिर मैंने जो यहाँ पर राइडर चलते हैं रात में, मैंने 8-10 राइडर इकट्ठे किए, भाई यहाँ जल्दी से, भाई को बचवाओ, वहाँ एक ड्राइवर गिर चुका है। कम से कम 2 घंटे लग गए, वो ड्राइवर भी मैंने बचाया था रात को। तब भी वो कुछ नहीं हुआ, ना कोई बैरिकेड लगे नहीं कुछ लगे, लेकिन आदमी मरते ही यहाँ बैरिकेड लगा दिए। देखो भेंट लेने के बाद यहाँ पे बैरिकेड लगे। क्या उस दिन ट्रक 3 दिन लटका रहा था? क्या जब नहीं सोचते थे कि कोई और घटना हो सकती है? 2-3 साल पहले गाड़ी गिरी। हाँ जी। All right, an absolute tragedy and travesty there. With that, we'll slip into a short break. On the other side, we'll get you news from Davos ahead of the World Economic Forum. Welcome back. The stage is set for this year's edition of the World Economic Forum. This year's theme is Spirit of Dialogue, but all eyes will be on one man, US President Donald Trump, who's set to address the forum this week. Davos's historic church has turned into the USA House during the forum. It will be the place where the US contingent will stay, and that's where the US president will be staying during his week in the Swiss Alps. But Trump's arrival comes amid fresh tensions with Europe after he announced that 8 European nations, including Denmark, Germany and France, will face a 10% tariff on their exports to the US starting February 1st, a move he says is linked to opposition over a US effort to gain control of Greenland. European leaders have criticized the tariff threat as undermining transatlantic ties, even as Trump insists it's essential for US security in the Arctic. Now, Team NDTV is on the ground at Davos. NDTV Profits managing editor Tamanna Inamdar gets us all the highlights. The USA House is probably going to be the center of attention for the next few days, with the visit of President Donald Trump possibly going to be the highlight of the entire WEF event this year in Davos. Now, the USA House has been built in a church. This is the old English church, and it's quite interesting that this is where the USA House will sit. They have also, if you look at the website, talked a lot about the significance of what the USA House is going to do. Now, every nation and every major nation does have a house here. We showed you the India House yesterday as well. But I found this part very, very interesting. And I did a Google Translate. But what it talks about is the presence of Russians in Davos. There used to be around 3,000 Russians in Davos, and they built a library just for their books, which were not acceptable to others. Looking at what is happening in geopolitics right now, and especially in Europe, the presence of the USA House right next to this sign becomes that much more interesting. And NDTV's top editors are in Davos to cover every dimension of the World Economic Forum, from geopolitical insights to trade, tariffs and AI. Tamanna Inamdar takes us through what's expected at Davos this year. We're at the Congress Center, which is the hub of all the activity that takes place in Davos every year during the World Economic Forum. And you can see that board right there, Davos clusters 19 to 23rd Jan. Now, it's calm right now, but come tomorrow, these streets are going to be packed. Entry into this place is going to take a lot of time, and you're going to see the who's who of the world, including world leaders, large corporate leaders, all of them congregating here. Now, what happens in here? You have this entrance, and then you have several meeting rooms inside. So there are talks going on simultaneously, and if you have
an entry into the Congress Center, you can attend any of those sessions. In fact, an entry into the Congress Center is very coveted. You will find a lot of people who come into Davos to network but do not have the accreditation or the entry to get inside. So you will see a lot of breakout meetings outside as well, even if they don't attend these sessions. But these sessions are popular. No prizes for guessing. The most coveted session this time will probably be that of US President Donald Trump on Wednesday afternoon, and hopefully we'll get a chance to get in as well. If you look up there where those white peaks are, that is where the studios are, and you will see us reporting from the NDTV studio up there as well. It's going to be quite beautiful with a great view. But right now, we're getting in there to scout out the plan for Monday onwards. And do watch our special coverage from Davos as we get you all the developments there. Thanks for watching. Time for us to slip into a short break.